Thank you for joining us again. And I want to introduce our speakers, Dr. Varnika Singh, she MD in Rogan Vikriti Vigyanam, Dr. Mukta, MD in Swasthata Department, and Dr. Priyanka Meena, MS in Shalya Department, and Dr. Abhay Prajapati, MD in Kaya Chikitsa Department. So, welcome to all speakers. Thank you for joining us. और अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वर्ल्ड वाइड है ये 300 मिलियन पीपल्स को पर ईयर अफेक्ट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 10 मिलियन पीपल्स को ये पर ईयर अफेक्ट कर रहा है। अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो का बात करें, जो मेल है वो 9.6% अफेक्ट हो रहे हैं और फीमेल जो है 18% फीमेल जो है वो अफेक्ट हो रही है। और ये काफी हेल्थ सिस्टम के लिए काफी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि इसकी जो सीवियरिटी देखे, इसकी जो आगे की जो ग्रोथ देखे या फिर इसका जो बढ़ने का तरीका देखे, ये काफी हद तक सीवियरिटी में पहुंच जाता है। और मेनली अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है, जैसे हम कार्टिलेज भी समझ सकते हैं उसे। वो क्या होता है, इन कॉमनली आफ्टर द एज ऑफ 40 वो धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेशन शुरू होने लग जाता है। उसकी वजह से जॉइंट्स में जैसे कि सूजन आ जाना, दर्द हो जाना, आपकी जो डेली रूटीन की जो गतिविधि है, जो आपकी जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाता है। और इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है वो जैसे कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एनोक्सियस मूड हो जाना, उनका स्लीप इंटरप्शन हो जाना, और अल्टीमेटली क्या होता है कि लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे समझ सकते हैं हम। और फिर लास्ट में रिड्यूस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। तो मेनली क्या होता है कि जो पेशेंट है वो प्राय ये समझता है कि जो मेरे घुटनों में दर्द है वो मुझे ऐसे ही हुआ होगा, या फिर उसे इग्नोर करता रहता है। कुछ भी जैसे कि दर्द निवारक गोलियां वगैरह खाता है, जिससे वो धीरे धीरे उसका जैसे कि वो पेन रिड्यूस हो जाता है और उसको नेगलेक्ट करता रहता है। फिर क्या होता है कि ये जो पेन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसीलिए पेशेंट को ये नहीं पता होता कि जो मेरे जॉइंट का जो दर्द है वो नॉर्मल है या फिर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो आज हम ये जो हमारा लाइव वेबिनार है हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेडिकेटेड किया है, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये जो है किस कारण से होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर हो जाए तो इसे क्या मतलब इसकी क्या डायग्नोस हो सकता है, और थर्ड हम बात करेंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या मैनेजमेंट है, और हम फोर्थ बात करेंगे कि इसके जो क्या हम लाइफ स्टाइल योगा के थ्रू क्या हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम हमारा जो ये लाइव सेशन है इन्हीं 4 टॉपिक पर है, और आप बने रहिए। और मैं फर्स्टली डॉक्टर अभय प्रजापति को इनवाइट करना चाहती हूँ। डॉक्टर अभय प्रजापति, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस कारण से होता है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डॉक्टर अभय प्रजापति। मुझे ने बात करने के लिए और मुझे एज ए स्पीकर आपने चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि डॉक्टर संतोष ने हमें बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये आजकल की ओल्ड एज में होने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा रेशियो में होने वाली बीमारी है जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में। तो जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए कॉमन डिजीज, और ये जो डिजीज जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ही जो है बढ़ती ही जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा फीमेल रेशियो जो कि बताया गया है 18% रेशियो फीमेल का है और मेल का रेशियो 9% है। तो अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि इसके कारण क्या हैं। वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जो बड़े जॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, ये जो भी हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, तो उनपे हमारा जो ये इनके ऊपर जो अधिक लोड पड़ता है वेट का, तो उसके कारण जो है हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जो है उनके बीच का जो लुब्रिकेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इस एज पर जो है डिजेनरेशन की स्टेज चालू हो जाती है बोन्स में। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है डिजेनरेशन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बोन्स में, और कार्टिलेजेस को डैमेज करने की जो टेंडेंसी होती है इस डिजीज में वो बढ़ती जाती है। और ये कार्टिलेजेस डैमेज होने के बाद जो बोन की जो बीच में लुब्रिकेशंस हैं
जॉइंट्स की लुब्रिकेशन वो कम होती जाती है, जिससे कारण कि घर्षण उत्पन्न होता है या फ्रिक्शन होता है, उसके कारण जो है स्वेलिंग और इसके अलावा बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ, जिन्हें हम बोन स्पर या फिर ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं, तो वो जो है आने लग जाते हैं, जिसे हम एक्सरे डायग्नोस करते समय एक्सरे में हम साफ तरीके से देख पाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इनके कारण के बाद ये इनके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किन किन पेशेंट्स में या किन किन व्यक्तियों में ये ज्यादा मिल सकता है। तो सबसे पहले ये अफेक्ट करता है ओल्ड एज में, जो कि 40 या 45 के अबव एज के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनमें ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करने वाला कॉमन जो डिसऑर्डर है, जॉइंट डिसऑर्डर, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इसमें जो है ओल्डर एज ये कारण जो है ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं कि महिलाओं में ज्यादा है, तो सेक्स में यहाँ पर महिला और पुरुष, तो उसके हिसाब से महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि 45 की एज के बाद या फिर मेनोपॉजल एज में, तो मेनोपॉजल पीरियड के बाद जो है बोन की डिजेनरेशन चालू हो जाती है, जिसके कारण बोन में काफी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस चालू होने के बाद जो है वो प्रोसेसिंग, जो हमारे बोन्स को लुब्रिकेट करने की प्रोसेसिंग है, उसमें भी स्लोनेस आ जाती है, जिसके कारण की बोन में फ्रिक्शन और रब होने के कारण उसमें जो है स्वेलिंग, टेंडन स्वेलिंग, पेन, ये दो मेन सिम्टम इसमें मिलते हैं। तो इसके बाद जिस फैक्टर में बात करेंगे, सबसे ज्यादा ओबेसिटी इसके बाद अफेक्ट करता है ओबीस पर्सन्स को, क्योंकि ओबीस पर्सन्स में जो भी वेट होता है वो डिपेंडेंट पार्ट्स में ज्यादा वर्क जो है वेट डिपेंडेंट पार्ट्स के जॉइंट्स में ज्यादा होने के कारण वहां पर अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद यदि कोई इंजरी होती है किसी को, कोई काफी इंजरी है और उसके बाद काफी लंबे समय तक उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है जॉइंट्स से, लेकिन कुछ सालों बाद या 2-3 साल बाद उनको ये प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो सकती है, तो कुछ व्यक्तियों में जॉइंट इंजरीज भी ये एक प्रमुख कारण पाया जाता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जेनेटिक्स, इसके बाद की जेनेटिक्स, तो कुछ पर्सन में जेनेटिकली भी पाया जा सकता है, तो ये जो है जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए ये रिस्क फैक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये देखे गए हैं। फिर इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो अगर यहाँ पर शुरुआत में ही इसको नहीं ट्रीट किया जाता या फिर नहीं इसको सही से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, शुरुआत में जो पेन होता है वो बहुत ही कम होता है, माइल्डली होता है, लेकिन इसको अगर नहीं बाद में ध्यान दिया जाता तो ये फिर डीजनरेशन की प्रोसेस बढ़ते बढ़ते ये बोन्स की जो टिश्यूज हैं और जो जॉइंट्स हैं उनको डैमेज भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में रोगी जो है बहुत ही ज्यादा पेन और स्वेलिंग और ये इन सब कंडीशंस के साथ ओपीडी पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटल्स में लेकर आते हैं। फिर उस कंडीशन में उनको मैनेज करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। शुरुआत में यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक इसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ी नॉलेज दी है इसके बारे में, आगे डॉक्टर संतोष बताएंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर अभय। आपने हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छी जानकारी दी है, जिससे ये पता चला है कि किस कारण से होता है और क्या रिस्क फैक्टर होता है। अब मैं डॉक्टर वर्णिका मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि मैम आप थोड़ा बताइए कि इससे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हम अर्ली स्टेज डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Dr. Santosh. First of all, I would like to thank you for inviting me as a speaker on We Know Ayurved, and very good evening to everybody. I will show my screen first. Okay, I think you all are able to see my screen. So I'm talking about here osteoarthritis diagnosis in Ayurved and modern point of view. In Ayurved संधिगत वात को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वातक यानी कि गाउट, या फिर क्रोस्ट्रक्चर विच इज मेंशन वन ऑफ आवर डिसीज इन आयुर्वेद, उससे या फिर और भी जोड़ों के दर्द से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस हैं हम उनसे कोरिलेट कर सकते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हमें इसलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज आफ्टर द डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट कैन बी प्लान अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होने वाले जॉइंट्स की।
तो जैसे कि डॉक्टर अभय ने पहले बताया कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स आर मोर अफेक्टेड देन अदर जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट. Other than that, the cervical and lumbosacral spine joints and fingers joint. लेकिन ये जो fingers joints हैं वो लेटर स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखे जाते हैं. अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो फिंगर के जॉइंट्स हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं. तो अब आप देखिए कि आपकी फिंगर्स के जॉइंट पहले अफेक्ट हो रहे हैं या फिर वेट बेयरिंग जॉइंट्स पहले अफेक्ट हो रहे हैं. इससे आपको आइडिया होगा कि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस डिसीज की तरफ जा रहे हैं. तो फिंगर्स में भी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड carpometacarpal joints are most affected in the later stage of osteoarthritis. Next is the Ayurvedic point of view. As our acharyas already mentioned very beautifully in Samhitas, जो हम locomotor system में आज के टाइम में inspection, palpation and range of movement देखते हैं, वो already mention कर चुके हैं. 3 significant points they have mentioned, like Shot is present in osteoarthritis patient, that is swelling. वातपूर्ण ऋतिक स्पर्श शोथ मिलता है, यानी कि जो अपीयरेंस है इज लाइक द एयर फिल्ड बैग. अगर आप उसको पैल्पेट करके छू कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो स्वेलिंग है वो एयर फिल्ड बैग की तरह है. और उसके बाद जो रेंज ऑफ मूवमेंट में उन्होंने बताया कि दैट इज लिमिटेड, द मूवमेंट इज लिमिटेड ऑफ योर जॉइंट, बिकॉज उसमें प्रसारण अंकुचनीय प्रवृत्तिश्च वेदना उन्होंने बताया है. दिस इज द रेंज ऑफ मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट. Now, if we talk about the locomotor system examination, तो inspection में हमें मिलेगा swelling, जो I already mentioned earlier. Unilateral affected joints is the most significant feature of osteoarthritis because अगर आप rheumatoid arthritis में देखेंगे तो symmetrical presentation मिलती है, यानी अगर आपको एक घुटने में दर्द है, एक घुटने में swelling है, redness है और दर्द बना हुआ है, तो दूसरे घुटने में भी स्वेलिंग, रेडनेस और हीट यानी कि टेम्परेचर आपको मिलेगा, विच आर इन्फ्लामेटरी साइंस. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है. उसमें आपको केवल एक ही घुटने में या एक ही फिंगर के जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग मिलेगी. तो दूसरे में भी हो सकता है आपको दर्द बना रहे, लेकिन एक हैंड में या एक लिम्ब में आपके ज्यादा स्वेलिंग या ज्यादा दर्द बना होगा. दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. Now the muscle wasting is there. आपकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी उस हैंड की. Enlargement is there due to swelling. Deformities can be present in the later stages, and nodes are again a significant feature. I will show in the next slide here. So Heberden's nodes, which is present in the distal interphalangeal joint, and the Boucher's node, which is present in the proximal interphalangeal joint. ये दोनों जो nodes हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलेंगी इन द लेटर स्टेजेस. और अनलाइक आगे उसमें आपको मिलेगा बॉटनियस डिफॉर्मिटी, विच यू कैन सी इन द पिक्चर, अल्नर डेविएशन एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. अगेन अगर डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट कराना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट उसमें नहीं मिलेगा. लेकिन फिर भी अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अगर कोई डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराना चाहता है तो करा सकते हैं. उसमें कुछ ना कुछ आपको इंफ्लेमेटरी साइंस देखने को मिलेंगे. लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो मेन हम लोग डायग्नोस्टिक टूल मानते हैं दैट इज एक्सरे और एमआरआई. So X-ray findings is there. In X-ray, you can see there is a gap in between a normal bone like femur in tibia, and there is no gap in between the joint. Here you can see the joint space narrowing is there. That is why osteophytes are also here, because the space in between the joints is become very narrow, और एक के ऊपर एक जो बोन होती है वो रब करना शुरू कर देती हैं. 2 points left over. I will repeat that. In palpation, the pitting edema is there. Pitting edema means आप अगर उस swelling को दबाएंगे तो उसमें आपको एक गड्ढा दिखेगा और वो उभार होता हुआ नजर आएगा. अगेन अगर आप पैल्पेशन करेंगे तो वो आप भी अपने देख सकते हैं, हाथ घुटने की पर हाथ लगाकर कि कट कट की आवाज उसमें आती है या नहीं आती है. तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगेन आई सेड अर्लियर लाइक टेंडरनेस एंड इन्फ्लेमेटरी साइंस कैन बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनको थोड़ा सा डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है कि वो आर की तरफ ज्यादा है या ओए की तरफ ज्यादा है. तो इसी वजह से जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे, या फिर ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरेज हम करा के देखते हैं.
Again, the range of movement is limited in knee joint, hip joint, and interphalangeal joints due to edema, pain, and deformities in the later stages. So that's all from my side. I will back to my screen first. Okay, thank you so much, Dr. Santosh. This is all from my side as in the diagnosis of osteoarthritis. थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छा बताया कि किस तरह से अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो वो कैसे डायग्नोस कर सकता है, अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोस कर सकता है। और अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका मीणा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। मैम आप हमें बताइए कि इसका क्या ट्रीटमेंट है या फिर इसका लास्ट में मतलब सर्जिकल इंटरवेंशन ही होता है कि इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए मैम। Thank you, Dr. Santosh. First of all, I would like to congratulate all the guest speakers here and the founder of Vino Ayurveda, Dr. Santosh Damami, for organizing this, and want to welcome all the viewers here. जैसा कि डॉक्टर अभय ने, डॉक्टर संतोष ने, डॉक्टर वनिका ने आपको ब्रीफली सब बता दिया कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आप उसको डिफरेंशियली डायग्नोस करना चाहेंगे या फिर उसके डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुका होगा आई एम श्योर। तो मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली कि हम इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से पहले हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में देखेंगे। मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि जो इनिशियल मतलब प्राइमरी केयर में जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है तो उसमें यूजुअली एनाल्जेसिक्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही दी जाती हैं टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, जो कि आप मतलब मेनली पेशेंट का रीजन होता है डॉक्टर के पास आने के लिए। लेकिन ये होता है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं हम उनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। लॉन्ग टाइम के लिए यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट। तो इस वजह से जस्ट लाइक कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो पेशेंट इज प्रोन या फिर उसमें इंक्रीज रिस्क फैक्टर हो जाता है टुवर्ड्स रीनल फेलियर हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया एंड स्ट्रोक हो गया, उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एक्सेट्रा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। एंड वैसे भी जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं ये रिमार्केबल रिकवरी प्रोवाइड करती है। लाइक पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट ने मेडिसिन ली, उसको उस टाइम रिलीफ हो गया, लेकिन बात ये कि डिजीज की वजह से क्योर नहीं हुआ है तो क्या होगा कि वो फर्दर दोबारा से सिम्टम्स जो है उसको रिकरेंट हो जाएंगे, तो पेशेंट को दोबारा से मेडिसिन लेनी पड़ जाएगी। इसी तरह से जैसे कि एक और चीज इसमें चलती है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये भी काफी प्रैक्टिस में है लेकिन इनकी भी काफी लिमिटेड रोल होता है। उसके अलावा क्या होता है जो एंड स्टेज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ऑल्सो नॉट गुड ऑप्शन बिकॉज क्या होता है कि उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट को आप मतलब लॉन्ग टाइम तक एनाल्जेसिक्स पे रहना पड़ता है। अदर देन जो मेन जो चीज होती है दैट इज अ फाइनेंशियल बर्डन टू। तो इस वजह से ड्यू टू दीज अनसेटिस्फाइड रिजल्ट्स या फिर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम अप्रोच की वजह से या बहुत सी लिमिटेशन जो कि मॉडर्न मेडिसिन एसोसिएटेड है, देखा गया है कि 60 से 90% जो लोग होते हैं दे आर अडॉप्टिंग a complementary and alternative medicine approach that is towards Ayurvedic management. तो अब हम थोड़ा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट मतलब अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी पेशेंट को हो गया तो हम आयुर्वेद से हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो सो मूविंग विद द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, जैसे वी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वी यूजुअली प्लान द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन in a comprehensive manner according to patient basically includes combination of two things, that is internal medications, this is अंतर परिमार्जन चिकित्सा जिसे कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल थेरेपीज दैट इज बाह्य परिमार्जन चिकित्सा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता दूंगी कि अंतर परिमार्जन चिकित्सा एंड बाह्य परिमार्जन चिकित्सा में क्या होता है। तो जो बाह्य चिकित्सा होती है which basically includes abhyang, that is massage with a medicated oil, swadan, fermentation, then basti, enema हो गया, उपनाह, अग्निकर्मा। अग्निकर्मा is a thermal therapeutic thermal cauterization basically। उसके अलावा जलौकापचारण हो गया, that is application of leech, मतलब ये सारे हम उसमें बाह्य चिकित्सा में हम करते हैं। अभ्यंतर चिकित्सा में जो है it includes internal medications, the internal medications which having a वात शामक, कफ शामक,
देन रसायन एंड वेदना स्थापक प्रॉपर्टीज। तो उसमें इन द फॉर्म ऑफ उसको हम चून एज अ मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रकृति एंड सिवियरिटी ऑफ डिजीज हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ चून में भी हो सकता है, कषाय में भी हो सकता है, बटी में भी हो सकता है। तो मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगी अपने मैनेजमेंट पार्ट को। थैंक यू सो मच। वैसे जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं ये रिमार्केबल रिकवरी मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आपको रिमार्केबल रिकवरी प्रोवाइड करेगी, लेकिन यहाँ पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आपको क्योर करने के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छा बताया कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा और किस फॉर्म में हो सकता है, वो बाह्य परिमार्जन या अंत परिमार्जन है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर मुक्ता से को इनवाइट करना चाहती हूँ। डॉक्टर मुक्ता, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो कैसे वो लाइफ स्टाइल एंड योगा से वो कैसे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। डॉक्टर मुक्ता। Sorry. Thank you, Dr. Santosh. Congratulations, Vino Ayurveda, for organizing this. Actually, पहले ये माना जाता था कि ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, बट आजकल के न्यू स्टैटिस्टिक्स, न्यू डेटा के हिसाब से ये देखा गया है कि ये यंग लोगों में भी होने लगा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसकी वजह से बोन एंड जॉइंट्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, एंड दूसरा आजकल की जो एडोलेसेंट या यूथ में वेट बढ़ रहा है, दैट इज द अनदर रीजन। तो मैं जीवन शैली की या डाइट की उन चीजों के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी जिनकी वजह से आपको हो भी सकता है, और अगर आपको हो गया है एंड इफ यू अवॉइड दीज लाइफस्टाइल एंड डाइट रिलेटेड थिंग्स, आप इसको पेन को कम कर सकते हैं या अपनी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू स्पीक अबाउट डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि आजकल जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारा सोने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ हो गया है। तो जितना हम ज्यादा देर जागते हैं उसकी वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसके जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वेट बढ़ता है। दूसरा, रात को देर तक जागने की वजह से हमारा वेट जो वात है वो बढ़ जाता है। तो वात बढ़ने की वजह से और हमारा वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वेट को ले नहीं पाते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइंस जो डॉक्टर वर्णिका ने बताया कि स्पेस कम होने लगती है या ऐसा लगता है कि बैलून जो हवा का रख दिया है, इस तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं। अनदर थिंग इज रिलेटेड टू द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में ये ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर अभय ने बताया इट्स मोर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। उसके भी दो रीजंस हैं। एक तो पेरीमेनोपॉजल एज में औरतों में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा हो जाता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से, और दूसरा उनका वेट बढ़ जाता है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मीनोपॉज के अराउंड या मीनोपॉज के बाद, उसकी वजह से। बट आजकल लड़कियों में, यंग लड़कियों में भी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि औरतों से रिलेटेड है, उसका एक मेन कारण है आजकल की स्टैंडिंग किचन। क्योंकि पेरीमेनोपॉजल एज में क्या होता है कि औरतों का बॉडी वेट बढ़ जाता है और बोन हेल्थ जो है वो वीक हो जाती है, एंड सेम विद यंग गर्ल्स आजकल, क्योंकि पीसीओडी हैज बिकम वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन दैट अपीयर्स इन यंग गर्ल्स, जिसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाता है और बोन हेल्थ जो है वो कमजोर हो जाती है। तो एक चीज जो है वो है स्टैंडिंग किचन, जो आजकल बहुत ही कॉमनेस्ट हो गई है और हर घर में सिर्फ स्टैंडिंग किचन है। तो खड़े रहने के कारण क्या होता है कि घुटनों पे और हिप जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और जो चेंजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसे हम संधिवात कहते हैं, वो अपीयर होने लगते हैं। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि जो भी काम किचन के आप बैठ के कर सकते हैं, जैसे सब्जी काटना या आटा लगाना, ये छोटे मोटे काम आप बैठ के कीजिए। बाकी आप सारे काम जो खड़े मतलब इनएविटेबली खड़े होके होने हैं वो आप खड़े होके कीजिए। इसके अलावा हमारा एक जो नेक्स्ट हमारी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है वो है एयर कंडीशंस में रहने का, इंडोर्स रहने का, जिसकी वजह से हम एसी में ही घर में रहते हैं, एसी में ही गाड़ी में जाते हैं और एसी में ही हम वर्क प्लेसेस पे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एक तो सन एक्सपोजर ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों को बोन हेल्थ कम हो जाती है, एंड दूसरा
बहुत ज्यादा आराम होने की वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, और तीसरा ठंडक या एयर कंडीशनड माहौल में रहने की वजह से उनका वात बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी संधिवात के लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। एक चौथा जो जीवन शैली का चेंज है वो ये है कि हम लोग एक तो बहुत ज्यादा देर भूखे रहते हैं, और जब हम खाते हैं तो हम फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड मतलब जो जल्दी पच जाता है, इसलिए उसे फास्ट फूड कहा जाता है। हमने खाया, वो पच जाता है, तो हमें दोबारा भूख लगती है। तो फास्ट फूड की वजह से, बार बार खाने की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, और बहुत ज्यादा भूखे रहने की वजह से, लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग की वजह से जैसे दही होता है, या फिर भारी दालें होती हैं जैसे राजमा है या उड़द है या चना है, ये सब आपको अवॉइड करना होता है। कुछ डाइटरी चीजें हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में आपको ऐड करनी है, जिससे आपको अगर दर्द है भी, अगर आपकी बोन हेल्थ खराब हो भी गई है तो वो रिजुवनेट हो जाए, और अगर नहीं हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको होने वाला है तो आपको नहीं होगा। तो उसमें आता है मखाने। मखाने अगर हम घी में भून के खाते हैं, इट हैज इनफ कैल्शियम। उसके बाद लाई आती है, लाई में बहुत कैल्शियम होता है। लाई इज जो खील हम दिवाली पे चढ़ाते हैं। उसके बाद तिल है, सफेद तिल को अगर हम भून के देते हैं तो इट्स गुड फॉर बोन्स। रागी मडुआ जो उत्तराखंड और बिहार साइड का एक कॉमनेस्ट सीरियल है, अगर उसमें लेते हैं इट हैज हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम। और कुल्थी की दाल, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कार्टिलेजेस को और लिगामेंट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका बोन्स को सपोर्ट बढ़ता है। बाकी उसमें कैल्शियम भी होता है, तो वो बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा मट्ठा, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको दही की जगह मट्ठा लेना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा मतलब पेन एलिवेट होगा आपका, और आपको जो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है वो भी उससे भर जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीनो आयुर्वेदा ऑन कॉल क्लिनिक इज अवेलेबल। एंड थैंक यू अगेन डॉक्टर संतोष एंड वीनो आयुर्वेदा। थैंक यू डॉक्टर मुक्ता, आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमारी व्यूअर्स को, जिससे ये पता चला है कि क्या लाइफ स्टाइल फॉलो करें ताकि हम स्वस्थ रह सके और ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी ना हो। और इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को और अपने स्पीकर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। और एक लास्ट मेरा सजेशन ये है कि सबको कि अगर आपको कोई सामान्य जोड़ों का दर्द है या फिर एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द है तो उसे पहचानिए कि आपका सामान्य दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, राइट। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज का एडिशन ही हुआ होगा। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वी स्टे हियर फॉर यू। नमस्ते। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज का एडिशन ही हुआ होगा। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।